अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 7.2 कवर करेंगे फ्रॉम विलियम साका बैचलर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 7 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने डिटेल से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी सीखी है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर किसी भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा ना हो या आप कह लें कि उसकी कैश ट्रांजैक्शंस को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली मैनेज ना किया जा रहा हो, उसकी रिकॉर्डिंग सही ना की जा रही हो, तो उसकी वजह से कैश थेफ्ट कैसे हो सकता है या कैश रिलेटेड फ्रॉड कैसे हो सकता है, और एक एम्प्लॉय या कैशियर कैश के एम्बेजलमेंट में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। इस प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये आपके सामने है, इसमें डिस्कस किया हुआ है कि कैश और स्पेशली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दी हुई है, और ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये होना चाहिए है। यानी आपको जो है वो कैश बुक या आप कह लें अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बैलेंस शो हो रहा है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट शो हो रहा है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो हो रहा है। ये जो बैंक है, ये जो बैलेंसेस है, ये एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, या इसको आप कह लें कि ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस होते हैं। इसके अलावा बैंक ने एक डेबिट मेमोरेंडा भेजा हुआ है और एक क्रेडिट मेमोरेंडा भेजा हुआ है। डेबिट मेमोरेंडा के जरिए बैंक आपको इन्फॉर्म करता है कि बैंक ने क्या क्या डिडक्शन की है, किस किस वजह से कंपनी का कैश बैंक ने डिडक्ट किया है। डेबिट मेमोरेंडा की वजह से कंपनी का कैश रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह जब आपको बैंक क्रेडिट मेमोरेंडा भेजता है, तो क्रेडिट मेमोरेंडम का मतलब ये होता है कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक ने आपका कैश इंक्रीज किया है। तो जो क्रेडिट मेमोरेंडा होता है, इसकी वजह से कंपनी का कैश इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग चेक्स दिए हुए हैं कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन कौन से हैं। लेक्चर 1 मैं आपको जो मैसेजेस है उसमें मैं आपको शो करवा दूंगी। इसमें लेक्चर 1 में डिटेल में एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में बताया हुआ है कि जब आप बीआरएस बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन कौन से होते हैं, एनएसएफ चेक्स कौन कौन से होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हमारा मकसद बीआरएस सीखना नहीं है, बल्कि हमारा जो मेन पर्पस है वो फाइंड आउट करना है कि जो फ्रॉड हुआ है बीआरएस की मदद से, वो कौन सा फ्रॉड हुआ है और कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, शॉर्टेज भी हमने फाइंड आउट करना है। सो क्लास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके बाद आप देखिए कि सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड पोर्शन जो कि बेफ एस्कोला जो कंपनी की कैशियर हैं, इन्होंने ये बीआरएस बनाई है। और बज़ाहिर ये बीआरएस बिल्कुल ठीक बना है, क्योंकि ये देखिए एडजस्टेड कैश बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट आपको 29,000 आ रहा है, और एडजस्टेड कैश बैलेंस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी आपको 29,000 आ रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस उन्होंने सही रिकंसाइल किया है। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ कैश फ्रॉड किया हुआ है, वो कैश फ्रॉड हमने फाइंड आउट करना है। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो हमने कैश शॉर्टेज रिकंसाइल करनी है जो कि एस्कॉला ने कंसील की हुई है, छुपाई हुई है, या अपना फ्रॉड छुपाया हुआ है। उन्होंने जो अपना बैंक रिकंसिलेशन बनाया हुआ है उसके जरिए कुछ फ्रॉड उन्होंने किया है, वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हमने फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, और बना के ही हमने उनका आप कह लें कि वो फाइंड आउट करना है जो कैश शॉर्टेज है। जब हम कैश शॉर्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके बाद हमने बी पार्ट में जो एस्कोला ने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई हुई है, हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरह से देखना है, और उसमें से जो उसने फ्रॉड किया हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। और फिर हमारा जो हमने कैश शॉर्टेज ए में निकाला होगा, कैलकुलेट किया होगा, वो हमने बी से मैच करना है कि क्या वो उतना ही कैश शॉर्टेज है जितना एस्कोला ने हाइड किया हुआ है अपनी गलत
या फेक रिकंसिलिएशन के जरिए। और इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि पुअर इंटरनल कंट्रोल किस तरह है कंपनी का, और अपना कंपनी अपना इंटरनल कंट्रोल किस तरह से बेहतर कर सकती है। तो हमने उसके लिए देखना होगा कि सबसे पहले तो हमने देखना होगा कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि कंपनी उसको कैसे बेहतर बना सकती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जो सारा डेटा आपको फर्स्ट हाफ में शो हो रहा है सवाल के, ये सारा डेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, जिसमें फ्रॉड नहीं है। हम इन ट्रांजैक्शंस की मदद से, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ हमारा कौन सा है, यानी कि आप ये देख लें, दिस वन, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेके और यहाँ तक, ये सारा डेटा जो है ये आपका सही डेटा है। इसकी मदद से हमने क्या करना है, ए पार्ट करना है, जिसमें हमने सबसे पहले हमने बीआरएस बना के हमने देखना है कि कैश शॉर्टेज कितना आता है। तो हम कैश शॉर्टेज हम फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए फिर हम एक्सेल शीट की मदद लेते हैं, और एक्सेल शीट से हम कैश शॉर्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे डेटा आपको शो हो रहा है, दिस वन। तो हम बीआरएस बनाना शुरू करते हैं। बीआरएस लेक्चर वन में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि उसको कैसे आप फाइंड आउट करते हैं जो एरर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम ये करेक्टेड बना रहे हैं, क्योंकि एक और सवाल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनी हुई है जो कि गलत है। तो हम कलेक्ट जो हम बना रहे हैं वो करेक्ट बना रहे हैं, और ये हम बना रहे हैं नवंबर 30 को। इसमें ईयर गिवन नहीं है तो वो हम नहीं लिखते। सबसे पहले हमारे पास जो है वो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये बैलेंस कौन सा होगा, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, जो कि अभी हमने एडजस्टमेंट से पहले बनाना है। तो यहाँ पे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से बैलेंसेस हैं, सबसे पहले ये देखें, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो दैट, ये कैश बैलेंस है, ये हम नहीं लेंगे, जबकि बैलेंस इंडिकेटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, सो ये वाला बैलेंस आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस फाइंड आउट यहाँ पे हम ले लेते हैं, और वो हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस जो आ रहा है वो हमें हमें आ रहा है 20,600, ये हमें गिवन है। ओके, इसमें फिर हम ऐड कर लेते हैं, हमें और क्या एक चीज दी हुई है जो कि हमारी डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और वो है हमारे पास this one, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। सो डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो डिपॉजिट होता है जो जो कंपनी ने ऐड करने के लिए भेज दिया होता है, या वो अमाउंट होती है जो डिपॉजिट करने के लिए भेज दी होती है, और सम हाउ जब वो बैंक में प्रेजेंट होता है तो वो बैंक में ऐड हो जाता है। इसी वजह से हम इसको बैंक में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर लेते हैं हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमारे पास आ रहा है 1245, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है बैंक से रिलेटेड, अच्छा, ये जो डेबिट मेमोरेंडा है, क्रेडिट मेमोरेंडा है, ये बैंक सेंड करता है, कंपनी को सेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका होता है, तो ये हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेटा है वो आउटस्टैंडिंग चेक्स का है। तो ये आउटस्टैंडिंग चेक्स हम जरूर इसमें ऐड करते हैं। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं, ये कंपनी इशू कर चुकी होती है, ये कंपनी अपने यानी कि आप कह लें कि ये कंपनी ने पे करना होता है, कंपनी इशू कर चुकी होती है। इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। और तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास बैंक में जाके माइनस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स।
तो ये काफी सारे हैं, हम इनको इनर कॉलम में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे चेक नंबर डालते हैं हम, कंपनी मेंशन करती है, तो ये हमने चेक नंबर लिख दिए, A288 और A294, 4 चेक्स हैं। इनकी अमाउंट हम इनर कॉलम में ऐड कर लेंगे। कैसे इनकी अमाउंट मौजूद है यहाँ पे आप देख लीजिए, इनकी अमाउंट है 400, ये अमाउंट गिवन है, तो हम यहाँ से अमाउंट कॉपी कर रहे हैं। 400, 524, 176 एंड 5000, ये सारी अमाउंट मौजूद है। तो ये इनको हम ऐड जब करेंगे, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है हम चेक कर लेते हैं, समेशन, और ये 6100 आ रही है। तो इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 6100, यानी कि ये हमने क्या किया, इसको सम किया, और सम करने के बाद हमने आउटर कॉलम में, और कोई ट्रांजैक्शन हमारी बैंक से रिलेटेड है नहीं, और ये माइनस होगी, तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पे माइनस के साइन के साथ लिख रहे हैं। और जब हम इसको सम कर लेंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है, 15,000। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कलर से, ताकि हमें ये याद रहे कि ये हमारा बैलेंस है। तो दिस इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और इसको हम अनएडजस्टेड के बजाय अब हम यहाँ पे क्या वर्ड लिख देंगे, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। तो आपका ये एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद अब आप देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास ये हमने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बनाया है, और नेक्स्ट अब हम बनाने लगे इसका सेकंड पार्ट, वो हमारे पास होगा बैलेंस एज पर काउंटिंग रिकॉर्ड्स हम लिख लेते हैं। ओके, और अगेन ये क्या होगा, ये अनएडजस्टेड बैलेंस होगा, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बैंक से, जो कि बैंकिंग अमाउंट है, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है, बैंक बैलेंस मेंटेन कौन कर रहा है, कंपनी मेंटेन कर रही है। तो क्लास द अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो अ बैलेंस ऑफ दिस, यानी ये आपने एडजस्ट करना है, बाकी डिपॉजिट इन ट्रांजिट और ये एडजस्ट हो चुका है। डेबिट मेमोरेंडम दोनों आपने ऐड करना है, बैंक ये ऑलरेडी यानी कि एडजस्ट करना है, ये बैंक ऑलरेडी कर चुका होता है डिडक्ट अपने पास से, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में करना होता है। इसी तरह ये क्रेडिट मेमोरेंडा है, ये भी हमने एडजस्ट करना है। सो अनएडजस्टेड बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 35,000, या हम लिख लेते हैं 35,400, ये गिवन है, ये दिस वन ये गिवन है। उसके बाद हम ऐड करते हैं जो भी क्रेडिट मेमोरेंडम है। क्रेडिट मेमोरेंडम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके थ्रू बैंक आपको अमाउंट क्रेडिट करता है, यानी ऐड करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक नोट्स रिसीवेबल है, तो यहाँ पे हम नोट्स रिसीवेबल्स लिख लेते हैं, और वो कितनी अमाउंट आ रही है, प्लस हो जाएगी, ये देखें 6,255, तो 6,255 हमने यहाँ पे प्लस कर दी, 6,255। उसके बाद हम यहाँ पे डिडक्ट कर लेते हैं क्या क्या हमारा लेस हो रहा है। तो ये देखें, सबसे पहले है एनएसएफ, नॉट सफिशिएंट फंड। तो ये एनएसएफ हम क्योंकि पहले ऐड कर चुके होते हैं, तो ये फिर हमने बाद में ये वाला चेक हमने अपने पास से लेस करना होता है, तो हम लेस कर लेते हैं। ये कस्टमर के अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, हमने इसको अपने पास से लेस करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, पहले ऐड कर चुके थे। और उसके बाद हमारे पास है बैंक सर्विस चार्जेस, ये हम अपने पास से लेस कर लेंगे, क्योंकि ये डिडक्ट होते हैं, सर्विस चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, बैंक ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका होता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तमाम अपना इसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, और आप सम देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, जब हम इसको सम करते हैं, तो ये हमारा बैलेंस आ रहा है। तो ये आप कह लें कि बैलेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिफोर कैश शॉर्टेज।
ठीक है, यानी अभी आपने कैश शॉर्टेज नहीं कैलकुलेट की है और ये बैलेंस आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? कैश शॉर्टेज। और कैश शॉर्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो आप कह लें कि कैश शॉर्टेज दिखाई जा रही है, जो कैश शॉर्टेज हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि ये आपके पास जो एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है 41,510, जबकि बैंक स्टेटमेंट हमें कितना दिखा रहा है? 15,745। आप यहाँ पे ये जो दोनों अमाउंट मैंने ली हैं, ये अमाउंट जो शॉर्टेज का डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये 41,000 मैंने यहाँ से लिया है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए है। जबकि यहाँ पे आप देखें बैंक बैलेंस है, ये कितना आ रहा है। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारा बेसिकली कैश शॉर्टेज जो आ रहा है, वो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आता है 25,765। ये आपका कैश शॉर्टेज आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा, ये देखें, ये बैंक बैलेंस, एडजस्टेड बैंक बैलेंस आ रहा है। यानी कि हमारा एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये बैलेंस, ये जो बैलेंस है, असल में ये बैलेंस क्या होना, ये कौन सा बैलेंस है? एडजस्टेड बैलेंस है। ये जो बीच में हमने डिफरेंस निकाला है 25,007, ये एक्चुअली दिस इज द कैश शॉर्टेज। और आप यूं कह लें कि ये एक्चुअली इस अमाउंट का कैश फ्रॉड हुआ है। तो अब हमने जो रिकंसाइल करना है, हमने फाइंड आउट करना है, वो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस अमाउंट का फ्रॉड किस तरह से हुआ है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हाइड की गई है, ओवर स्टेट की गई हैं, या अंडर स्टेट की गई हैं, या ओमिट की गई हैं, जिसकी वजह से जो इम्प्लाई है या जो कैशियर है एस्कोला, उसने $25,765 का फ्रॉड किया है। सो हमने ये फ्रॉड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये पहली रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर ए थी, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए, जिसमें हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई है और हमने वो कैश शॉर्टेज फाइंड आउट की है, दिस वन। तो ये कैश शॉर्टेज जो हमने फाइंड आउट की है, अब हमने इसको देखना है कि ये किस तरह से जो एस्कोला ने कैश स्टील किया है, कंसील किया है, वो इसके बराबर किस तरह से आता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ दिस, ये बैंक स्टेटमेंट है और ये वो बैंक स्टेटमेंट है जो कि स्कोला ने बनाई थी। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या आप कह लें कि हमारे पास डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में हम शॉर्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, या इसको हम कह लें कि इसकी हम हेडिंग्स दे सकते हैं, एरर्स इन बैंक एरर्स कौन कौन से हैं। या इसको आप कह लें कि जो उसने शॉर्टेज की है, शॉर्टेज या कैश कंसील किया है, वो हम इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम, आप यहाँ पे देखिए, पहला जो डिफरेंस आ रहा है, ये 20 डिपॉजिट इन ट्रांजिट उसने यहाँ पे ऐड किया है बैंक बैलेंस में। तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट 1245 है, और जो एस्कोला ने ऐड किया है वो कितना ऐड किया है, ये देखिए दोनों का डिफरेंस, ये 2145 है, जबकि असल में कितना होना चाहिए, 1245। तो जो दोनों का आप डिफरेंस ले ले वो 900 है।
तो 900 से इसने क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, तो एस्कोला ने ये 2145 में से 1245 माइनस करें तो 900 आता है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, सबसे पहली मिस्टेक आप कह लें इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, जान के उसने किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है कि सबसे पहला काम कि एरर इन रिकॉर्डिंग या ओवर स्टेटिंग डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो कितने का उसने डिपॉजिट इन ट्रांजिट ओवर स्टेट किया हुआ है, उसने 900 का डिपॉजिट इन ट्रांजिट ओवर स्टेट किया हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया, ये अमाउंट तो है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद उसने जो कलेक्शन दिखाई भी है, ये यहाँ पे कलेक्शन, नोट कलेक्शन, तो ये इसकी जो नोट की कलेक्शन है वो देखें, उसकी एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए है। हम ऑलरेडी ये काम अभी कर चुके हैं कि जो डेबिट मेमोरेंडम है, दिस वन, तो ये कहाँ एडजस्ट होती है, ये बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं होती है, बल्कि ये कहाँ पे होती है, ये स्टेटमेंट कैश बुक में होती है। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए है, कैश बुक में होनी चाहिए। तो उसने, जाहिर सी बात है, एस्कोला बैंक स्टेटमेंट या बैंक जाके तो फ्रॉड नहीं कर सकती, उसने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ही ट्रांजैक्शन में कंसीलमेंट की हुई है। तो ये यकीनन ये जो है उसने ये कहाँ पे ऐड होना चाहिए था, ये ऐड होना चाहिए था बैंक बुक में, जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आप कह लें इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग कह लें, रिकॉर्डिंग ऑफ नोट रिसीवेबल। और जब वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये किस में ऐड हो जाएगी, ये कैश बुक में ऐड हो जाएगी। तो ये उसने ठीक रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये यहाँ पे हमने एक और करेक्शन कर दी। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक और उसने बड़ी अच्छी तरह से कंसील किया हुआ है कि जब आप 20,600 को 84 में ऐड करें तो आपके पास क्या अमाउंट आती है। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो, यहाँ रफ में मैं आपको शो कराती हूँ कि आप 20,600 में ऐड करें 8,400, तो ये अमाउंट क्या आनी चाहिए, ये अमाउंट आनी चाहिए 29,000। जबकि इसने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड की हुई है, इसने यहाँ पे 1,000 ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप सिंपल ये कह लें कि 1,000, ये देखिए ये 30,000 रिकॉर्ड किया हुआ है, असल में ये अमाउंट कितनी आनी चाहिए, एक्चुअल में ये अमाउंट 29,000 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उसका नेक्स्ट आप कह लें कि एरर है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली है, तो एरर इन एडिशन, वो कितने का है, 1,000 का। तो इसने 1,000 का एक एरर इसने ये भी किया हुआ है। तो हम तीन एरर अभी तक सो फार हमने इसके फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक्स, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग चेक्स बैंक में से लेस करते हैं, बिल्कुल सही उसने ऐड की हुई है। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन देखें तो आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने सारे हैं हमारे पास, देयर आर 4 आउटस्टैंडिंग चेक्स। पहले वाले उसने बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन फोर्थ वन, ये देखे ना, ये यहाँ पे तीन है, तो तीन तो उसने ठीक कॉपी किए हैं, लेकिन जो फोर्थ वन है 5,000 का लास्ट वन, वो उसने नहीं लिखा हुआ, दिस 5,000 चेक नंबर 8294। तो यहाँ पे एक उसने आउटस्टैंडिंग चेक का भी एरर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओमिट आउटस्टैंडिंग चेक। और वो कितने का आउटस्टैंडिंग चेक है, 5,000 का चेक है जो कि उसने एरर किया हुआ है। अच्छा, एक और फिर आप एरर देखें, नेक्स्ट एरर जो नजर आ रहा है, नेक्स्ट एरर ये नजर आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं, तीन आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, 400, 5,000, 24 एंड 176। अब यहाँ पे मैं आपको अगर इसको रफ में ऐड करके दिखाऊं
तो वो कितना आता है? यहाँ पे एडिशन उसने एक और मिस्टेक की हुई है। ये देखिए, 400 प्लस 524 प्लस 176, ये 1100 आता है। जबकि एस्कोला ने इसको कितना लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है 1000। ये देखें, इनको ऐड करके उसने 1000 लिखा हुआ है, जबकि ऐड करके कितना आता है? 1100। तो यहाँ पे उसने $100 का मजीद कैश कंसील किया हुआ है या ओमिट किया हुआ है। तो यहाँ पे अंडर स्टेटिंग आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट, और कितने से उसने अंडरस्टेट किया हुआ है? 100 से। तो ये अमाउंट यकीनन क्या होनी चाहिए है? ऐड होनी चाहिए है। उसके अलावा उसने एक और काम किया हुआ है, जो कि लास्ट एरर है, वो भी हम देख लेते हैं। और वो एरर उसने कौन सा किया हुआ है? ये देखिए, यहाँ पे जो क्रेडिट मेमोरेंडम है 6255 का, तो यहाँ पे उसने देखिए ऐड का वर्ड यूज किया है, दिस वन, एड क्रेडिट मेमोरेंडम। पर एक्चुअली उसने क्या किया हुआ है? यहाँ पे लेस किया हुआ है, क्योंकि 35,400 में अगर आप 6255 करेंगे तो ऐड अगर आप करते हैं तो 29 नहीं आएगा, बल्कि ज्यादा आएगा, अमाउंट बढ़ जाएगी, 41 समथिंग या 41 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे उसने एक और एरर किया हुआ है। हालांकि उसने क्रेडिट मेमोरेंडम ऐड करना चाहिए था, तो ना सिर्फ उसने ऐड नहीं किया बल्कि उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी उसने दो बार इस अमाउंट, जो ये 6255 है, इसका डुअल इम्पैक्ट आएगा। डुअल इम्पैक्ट क्या आएगा कि ना सिर्फ उसको उसको ये अमाउंट ऐड करनी चाहिए थी, बल्कि उसने ना ऐड भी नहीं की और लेस भी कर दी, तो दो इम्पैक्ट आएंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एरर। आप कह लें कि ये एरर है, एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट मेमोरेंडम। और उसने जो एरर किया है, सबसे पहले तो ये कि जो उसने लेस कर दिया है उसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, यानी 6255। और हमें ये ऐड करना चाहिए था, तो उसने ऐड नहीं किया, तो 6255 को हम डबल उसको उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ यानी कि उसकी मिस्टेक ही डबल हो गई। तो ये जो 6255 है, 6255 प्लस 6255, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो जब हम इन एरर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हमारी जो कैश शॉर्टेज है, वो कैश शॉर्टेज उतनी ही आ रही है जितनी हमने फाइंड आउट की है, ये 25,765, या ये कम और ज्यादा आ रही है। तो आप देखिए, ये कैश शॉर्टेज जो हमने फाइंड आउट की है, जो कि इसने कंसील की है या फ्रॉड किया है, वो सेम आ रहा है। ये देखिए, कैश शॉर्टेज है और ये सेम आ रही है, कैश शॉर्टेज, या आप कह लें कि कंसीलमेंट ऑफ कैश, वो इतना है, ये जो एस्कोला ने कंसील किया है। तो क्लास, दिस वाज द कंसीलमेंट ऑफ कैश। हमने इसका ये पार्ट, हमने पार्ट बी कंप्लीट किया। पार्ट ए में हमने क्या किया था? हमने करेक्ट BSR बनाया, बैंक रिकंसिलेशन BRS बनाया, और जिसकी मदद से हमने सेकंड पार्ट में देखा कि जो स्कॉलर ने कैश एम्बेजलमेंट की थी या कैश कंसील किया था, फ्रॉड किया था, वो कितना था। तो वो हमने नेक्स्ट में कैश जो है वो डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट किया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट रिक्वायरमेंट इसमें रह गई है, पार्ट सी, उसने उसमें ये पूछा हुआ था कि आप बताएं कि इस कंपनी की जो है वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड उसने पूछा हुआ था, सी पार्ट के। हम देखते हैं दिस वन, ये देखिए, suggest some specific internal control measure that appears to necessary for the company। यानी कि इसकी
इंटरनल कंट्रोल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म या प्रोसीजर होता है जो कि फ्रॉड प्रिवेंट करता है या फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी शो करता है। यानी कि ये बताता है कि ये जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये फ्री ऑफ एरर्स एंड फ्री ऑफ आप कह लें फ्रॉड है। और बेसिकली ये जो अच्छा एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होता है वो अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट करता है। अब कंपनी की मिस्टेक क्या है? कंपनी की मिस्टेक ये है कि जो कैशियर है एस्कोला, यानी कि ये कैशियर है, तो इसी को बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का काम दे दिया गया है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही मिस्टेक कंपनी की हो गई कि कंपनी ने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं की है। यानी कि जो कैशियर है उसका काम सिर्फ कैश मेंटेन करना होना चाहिए है। अ, और कैश रिसीट और कैश पेमेंट भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एम्प्लॉय ने करनी चाहिए है। दूसरी बात ये है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये उसी को नहीं बनाने देना चाहिए कि जो कैश रिसीट भी कर रहा है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जरूर कंपनी को चाहिए है कि वो इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा एक और बात है कि जो कैश रिसीट रिसीव हो वो डेली बेसिस पे इमीडिएटली डिपॉजिट होना चाहिए है बैंक में। तो ये कुछ एक दो इंटरनल कैश कंट्रोल के इफेक्टिव होने के लिए जो है वो कंपनी को स्टेप्स लेने चाहिए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि जो कैश फ्रॉड हुआ हुआ था उस कैश फ्रॉड को हमने कैसे डिटेक्ट किया, कितनी अमाउंट थी। हमने बीआरएस की मदद से देखा क्योंकि कैश फ्रॉड बीआरएस में हुआ हुआ था। बीआरएस का जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने देखना है बीआरएस कैसे बनता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स देख के ना सिर्फ पास हो रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रेड से पास हो रहे हैं। मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, मुझे ईमेल भी रिसीव होती है। तो वेल डन स्टूडेंट्स, एक्सलेंट। टेक केयर क्लास।